हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल पर। आज 20 मई से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो रोज़ के नए वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और इस पूरे वीडियो की पीडीएफ फाइल अगर आप चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी जाएगी। वहाँ पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल को रिविजन के तौर पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो चैनल है टेलीग्राम चैनल @चैंपियंस ऑफ जी, इसे भी आप ज्वाइन कीजिएगा। इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको बहुत सारी क्विज़ पीडीएफ फाइल जो है वो स्टडी के लिए उपलब्ध होगी। तो शुरू करते हैं हम 20 मई के करंट अफेयर्स का वीडियो। सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं हमेशा की तरह करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो 19 मई को मैंने डिस्कस किए थे। रिवीजन जो है ये वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में होगा। उसके बाद 20 मई के जो करंट अफेयर्स है वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर वर्ष 2020 में कितनी रहने का अनुमान संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भारत के लिए लगाया गया है। तो वर्ष 2020 के लिए भारत की जो जीडीपी विकास दर रहेगी वह मात्र 1.2% यानी कि काफ़ी कम रहेगी, क्योंकि कोविड-19 के कारण पूरी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी इस बार अव्यवस्थित हो गई है। भारत की नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो अर्थव्यवस्था है सभी देशों की इस बार काफ़ी ख़राब है। तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र का जो एक इकोनॉमिक रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी किया गया, तो उसमें भारत की जो जीडीपी विकास दर है 2020 की वह 1.2% रहेगी। और हालांकि इसमें एक अच्छी बात ये बताई गई है कि भारत 2021 के अंदर जो है लगभग 5.5% के आसपास जो है वो इसकी जीडीपी विकास दर रहेगी। लेकिन ये अभी नहीं रहेगी, वर्ष 2021 में रहेगी। वर्ष 2020 में तो जीडीपी आंकी गई है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मात्र 1.2%। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 से बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किस पूर्व गवर्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। तो इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे सी रंगराजन, और ये 24 सदस्यों की एक कमेटी होगी जिसकी अध्यक्षता करेंगे सी रंगराजन। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर है। तो ये तमिलनाडु सरकार की जो अर्थव्यवस्था उसको मजबूत करने के लिए काम करेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको हम केसीसी बोलते हैं, केसीसी का मतलब होता है किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें किसान जो है अपनी ज़मीन के बदले जो है वो बैंकों से काफ़ी कम ब्याज दर पर जो है वो ऋण लेता है, उसको हम बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। का दायरा कितने नए किसानों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसमें 20 लाख करोड़ रुपए का जो अभी आर्थिक पैकेज पूरे भारत के लिए उपलब्ध कराया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसमें लगभग 2.5 करोड़ नए किसानों के जो केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। चौथा प्रश्न था आपका, केंद्र के जो रक्षा मंत्री हमारे श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने भारतीय तटरक्षक बल के पोत आईसीजीएस सचेत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोत है जो भारतीय तटरक्षक बल का है। तो आईसीजीएस सचेत का अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने यानी कि उद्घाटन यानी कि जला अवतरण किया है, यानी कि इसको देश को समर्पित किया है। तो ये किसके द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया था। तो ये जो आईसीजीएस सचेत है ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, जिसका भी हाल ही में जो भारत के रक्षा मंत्री है श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने इसका जलावतरण किया है। पांचवा प्रश्न था लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4, जिसको हम INLCU L57 भी बोलते हैं। तो ये भारतीय नौसेना में शामिल अभी हाल ही में हुआ है। तो इसको किसके द्वारा बनाया गया है। तो लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4 है, इसको मैसर्स गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर वर्क्स, जो कि कोलकाता के अंदर स्थित है, इसके द्वारा बनाया गया था। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो ये चौथे नंबर वाला और ये 5वें नंबर वाला, ये रक्षा से संबंधित, तो आप याद रखिएगा इसको। पांचवा प्रश्न तो बता दिया मैंने आपको। छठा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस चीनी लेखक की पुस्तक वुहान डायरी, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। तो मैं बता दूं आपको, चीन के अंदर जो कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई थी वुहान शहर से, तो उसी से संबंधित ये किताब लिखी गई है। तो इसके लेखक कौन है। तो इसके जो प्रसिद्ध चीनी लेखक हैं इनका नाम है फांग फांग। तो इन्होंने एक किताब लिखी है वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी, ये प्रकाशित की गई है। तो इसके लेखक आपसे पूछा तो इसके लेखक है फांग फांग, इन्होंने किताब लिखी है। वुहान शहर में जो 25 जनवरी 2020 को जो लॉकडाउन घोषित किया गया था, तालाबंदी की गई थी वुहान शहर के अंदर, तो उस समय फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज़पेपरों में जो खबरें छपी थी उसका संकलन इस किताब के अंदर किया गया है। इस किताब का नाम याद रखिएगा, वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी, और इसके लेखक है फांग फांग। सातवां प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कल, बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार लगातार रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने, किस देश के प्रधानमंत्री बने। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। ये 3 साल के लिए प्रधानमंत्री बने हैं, जिसमें 1.5 साल तक तो ये रहेंगे और 1.5 साल तक जो है उनके रक्षा मंत्री वह देश के प्राइम मिनिस्टर, यानी कि एक प्रकार का ये बिजनेस डील हुई है इसमें।
लेकिन अभी आपसे इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना ही पूछा है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं लगातार 5वीं बार, किस देश के बने हैं? तो ये इजराइल के बने हैं। 8वां प्रश्न था एन बाला देवी जो भी हाल ही में खबरों में थी, समाचार पत्रों में काफ़ी इनका नाम आया था, वह किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ये फुटबॉल खेलती है और ये मणिपुर की है एन बाला देवी। ये खबरों में इसलिए थी क्योंकि इनका नाम जो अर्जुन पुरस्कार के लिए भी हाल ही में भारत सरकार के पास भारतीय फुटबॉल संघ के उन्होंने भेजा है एन बाला देवी, इसलिए खबरों में थी। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा, किस मंत्रालय द्वारा भी हाल ही में गोल जिसको हम बोलते हैं गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, ये अभियान जो है शुरू किया गया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है? तो ये जो भारत का जनजातीय कार्य मंत्रालय है इसके द्वारा भी हाल ही में गोइंग ऑनलाइन एज लीडर जिसको हम गोल अभियान बोलते हैं ये शुरू किया गया है। और हमारे जो भारत के भी जनजातीय कार्य के जो वर्तमान में मंत्री उनका नाम है अर्जुन मुंडा। प्रश्न क्रमांक 10 था आरोग्य सेतु ऐप जिसको भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 की जानकारी के लिए अभी बनाया गया है। तो इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा डाटा जो रहता है मोबाइल का उसको कितने दिनों तक मोबाइल के अंदर रखा जा सकता है? तो आरोग्य सेतु ऐप के अंदर नई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 180 दिन तक आप जो है उसका डाटा संकलित करके रख सकते हैं। स्टैटिक जीके का मेरा क्वेश्चन आपसे था सभी से कल कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा का जो है वो नाम दिया गया है? तो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना वाला भाग है उसको हम भारतीय संविधान की आत्मा के नाम से जानते हैं। 12वां प्रश्न था आपका करंट अफेयर्स का और स्टैटिक जीके का कल, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत यानी कि अंगीकृत कब किया गया, इसको स्वीकार कब किया गया? लागू करना नहीं पूछा है आपसे, स्वीकार कब किया गया? तो ये 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था यानी कि अपनाया गया था, लेकिन लागू इसको किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग है, ठीक है। तो ये थे हमारे 19 मई की करंट अफेयर्स और स्टेट जीके के क्वेश्चंस का रिवीजन। अब कल की क्विज का मैं आपको आंसर बता देता हूँ। कब मैंने आपसे कल सभी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछा था, विश्व एथलेटिक्स दिवस वर्ष 2020 का कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 7 मई को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पर सही है। प्रति वर्ष जो है विश्व एथलेटिक्स का जो दिवस है ये मई के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। यानी कि इसका कोई डे फिक्स नहीं है, लेकिन ये मनाया मई में जाता है। तो इस साल 2020 का जो विश्व एथलेटिक्स दिवस था वो 7 मई को मनाया गया था, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आज भी मैं वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका भी आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए अब हम 20 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अम्फान जिसको हम महा तूफान या इसको सुपर साइक्लोन के नाम से भी जानते हैं, नाम याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये अम्फान सुपर साइक्लोन जिसको हम महा तूफान के नाम से जानते हैं। ये अभी आने वाला है, ये बंगाल की खाड़ी से उठा है और ये लगभग 20 या 21 मई के आसपास जो है भारत में प्रवेश करेगा। तो ऐसा महा तूफान पहले कब आया था ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। तो ये 1999 के अंदर आया था। वर्ष 1999 में इस प्रकार का एक तूफान आया था, याद रखिएगा। इस तूफान का नाम है अम्फान जिसको सुपर साइक्लोन या महा तूफान के नाम से भी जानते हैं। इसमें कुछ डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। अम्फान सुपर साइक्लोन इसकी जो स्पीड रहेगी वो 220 से 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ये मौसम विभाग का एक अनुमान है। और इसकी जो ऊंचाई है वो पृथ्वी के तल से 15 किलोमीटर ऊंची रहेगी और ये लगभग 700 किलोमीटर के आसपास का एरिया जो ये तूफान कवर करेगा। काफ़ी भयानक स्थिति बन सकती है और इतनी तेज़ गति से जब हवाएं चलती है और सैलाब आता है तो काफ़ी कम समय में गांव के गांव जो तबाह हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत की जितनी भी रक्षा सेनाएँ, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, उसको अलर्ट कर दिया गया है। और अम्फान तूफान जो है ये 16 मई को बंगाल की खाड़ी में उठा था और 18 मई को ये सुपर साइक्लोन में जो है तब्दील हो गया है। और ऐसा अनुमान है कि 20 मई को दोपहर या दिन में या शाम या रात के वक्त तक जो है ये पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन है उसमें दीघा और हटिया द्वीप के बीच टकराने का इसमें अनुमान है। और इसकी जो रफ्तार है वह लगभग 195 किलोमीटर प्रति घंटे होने का अनुमान है। जब ये बंगाल की खाड़ी से उठने के बाद जब सुंदरवन के दीघा और हटिया में द्वीप पर जब ये टकराएगा तब इसकी रफ्तार 195 किलोमीटर के आसपास रहने का अनुमान है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तूफान का नाम आप याद रखिएगा, अम्फान तूफान। अभी और हाल ही में बंगाल की खाड़ी के अंदर उठा है और ये जो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन है उसके पास में दीघा और हटिया द्वीप है, वहाँ पर टकराने की इसकी संभावना है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है हमारा ये बैंकिंग से रिलेटेड। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक जिसको हम MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं, ये कौन बनाए गए हैं? जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक तो ये बने ज़ुबैर इकबाल को भी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक और MD बनाया गया है। और मैं बता दूं आपको जम्मू एंड कश्मीर बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है श्रीनगर में और श्रीनगर
में इसका हेडक्वार्टर है वर्तमान में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं ज़ुबैर इकबाल। इसमें थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। HDFC बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और उनकी नियुक्ति जो है अभी जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर 3 साल के लिए की गई, ठीक है। इसके पहले ये HDFC बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और जम्मू एंड कश्मीर बैंक के जो वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, जिनका नाम है RK छिब्बर, ये अगले 3 वर्षों तक बैंक के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, जबकि MD का जो कार्यकाल है वह ज़ुबैर इकबाल संभालेंगे, ठीक है। तो जम्मू और कश्मीर का जो है बैंक है, इसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में है और इसकी जो परमिशन अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत के अंदर बैंकों का बैंक कहलाता, उसने दी है हाल ही में, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की बात आई है तो मैं बता दूँ, इसको अभी हाल ही में केंद्र सरकार का दर्जा प्राप्त हो चुका है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य से अलग करके केंद्र शासित राज्य का भी दर्जा हाल ही में यहाँ पे दे दिया गया है। और यहाँ के जो वर्तमान में उप राज्यपाल है उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के अभी वर्तमान में उप राज्यपाल है। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए MD अब होंगे ज़ुबैर इकबाल। तीसरा प्रश्न है हमारा, जियो प्लेटफॉर्म में अब जनरल अटलांटिक ने कितना % हिस्सा खरीदने का ऐलान किया है। मैं बता दूं आपको, जियो प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारी कंपनियों ने अपने अपनी हिस्सेदारी अभी हाल ही में खरीद ली है और ये मुकेश अंबानी की कंपनी है। तो जियो प्लेटफॉर्म में अब जनरल अटलांटिक ने अपना कितना हिस्सा खरीद दिया है, तो ये इन्होंने खरीदा 1.34%। मैं बता दूं इसके पहले किन किन कंपनियों ने जियो प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी हिस्सेदारी खरीदी है, तो इस पर भी बता दूं। सबसे पहले जियो प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक ने लगभग 9.99%, 10% के आसपास अपनी हिस्सेदारी खरीदी है। और ये फेसबुक, ये भी अमेरिका की कंपनी है। इसका फेसबुक का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और उसके जो CEO है उनका नाम है मार्क जकरबर्ग, ये भी आप याद रखिएगा। सिल्वर लेक कंपनी, ये भी अमेरिका की एक कंपनी, इसमें जियो प्लेटफॉर्म में इन्होंने 1.15% हिस्सेदारी खरीदी है। और विस्टा इक्विटी कंपनी, इन्होंने 2.32% की हिस्सेदारी जो है वो अभी हाल ही में रिलायंस जियो यानी कि जियो प्लेटफॉर्म में खरीद ली है। और अब तक जियो प्लेटफॉर्म की लगभग 15% हिस्सेदारी जो है बेची जा चुकी है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये तीनों कंपनियों के नाम आप याद रखिएगा, फेसबुक, सिल्वर लेक और विस्टा इक्विटी। इन तीनों ने जियो प्लेटफॉर्म के अंदर तीनों मिलाकर के 14.8% की हिस्सेदारी जो है वो खरीद ली है। तो अब देखते हैं आगे और भी कंपनियां जो है जियो प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी कितनी हिस्सेदारी खरीदेगी। मुकेश अंबानी का ये मानना है कि जियो प्लेटफॉर्म जो है वो किसी भी प्रकार से कर्ज ग्रसित नहीं होना चाहता है। तो इसी दृष्टिकोण को देखते हुए इस जियो प्लेटफॉर्म के अंदर जो हिस्सेदारी है वो अलग अलग कंपनियों को बेची जा रही है, ठीक है। तो ये कंपनी याद रखिएगा, जनरल अटलांटिक। इन्होंने 3 कंपनियों के बाद ये चौथी कंपनी बन गई जिसने जियो प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी हिस्सेदारी खरीदी है। तो जनरल अटलांटिक कंपनी ने 1.34% अपनी हिस्सेदारी जियो प्लेटफॉर्म के अंदर खरीद ली है। चौथा प्रश्न है, सिक्किम राज्य से संबंधित है ये। अभी हाल ही में सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस जो है कब मनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं सिक्किम राज्य दिवस, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 16 मई को अभी मनाया गया है सिक्किम राज्य दिवस, याद रखिएगा, 16 मई। इसके अलावा 16 मई को 1-2 दिवस और भी आप याद रखिएगा। सिक्किम राज्य दिवस तो 16 मई को हम मनाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी जो है, जिसको हम इंटरनेशनल लाइट डे भी बोलते हैं, ये भी 16 मई को मनाया गया है। और भारत के अंदर राष्ट्रीय डेंगू दिवस, ये भी आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय डेंगू दिवस ये भी हम भारत के अंदर 16 मई को मनाते हैं। तो 16 मई के दिन आप 3 दिवस याद रखिएगा। पहला तो सिक्किम राज्य दिवस हम 16 मई को मनाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रकाश दिवस ये भी हम 16 मई को मनाते हैं और राष्ट्रीय डेंगू दिवस ये भी हम 16 मई को मनाते हैं। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी डिटेल इसमें बता देता हूँ। 16 मई 2020 को सिक्किम ने जो है अपना 45वां राज्य दिवस मनाया है और 1975 यानी कि 1975 में इसी दिन यह राज्य जो है अस्तित्व में आया था, यानी कि इसका निर्माण 16 मई 2020 को जो 45वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है, तो 16 मई 1975 को इस राज्य का अस्तित्व बना था, यानी कि इस राज्य की स्थापना की गई थी। तो उसी की याद में हर साल 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस मनाते हैं। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद सिक्किम ने भारत के साथ रक्षा सेवा का जो दर्जा प्राप्त कर लिया था और सिक्किम भारत में शामिल होने वाला 22वां राज्य था, ये भी आप याद रखिएगा। और सिक्किम की जो सीमा है 3 देशों से लगती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो चीन, भूटान और नेपाल, 3 देशों के साथ सिक्किम अपनी सीमा साझा करता है, चाइना के साथ, भूटान के साथ और नेपाल के साथ, ठीक है। और कभी आपसे स्टैटिक जीके में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिक्किम राज्य की जो ये सिक्किम राज्य जो बना था कब बना था, तो ये बना था 16 मई 1975 को।
और 16 मई 2020 को सिक्किम ने अपना 45वां बर्थडे यानी कि जन्म दिवस भी मनाया है, यानी कि इस दिन ये अस्तित्व में आया था 16 मई 1975 को, और 2020 को इसने 45 वर्ष जो है वो पूरे कर लिए। पांचवा प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई है। याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसमें किसानों की फसलों को जो है वो अच्छा दाम और उचित दाम दिया जाएगा और किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसलिए राजीव गांधी किसान न्याय यात्रा जो है अभी शुरू की गई है। ये एक प्रकार की योजना है जो किसानों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो वर्तमान में मुख्यमंत्री उनका नाम है भूपेश बघेल, और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है अनुसुईया उइके, और नया रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ की अभी वर्तमान में राजधानी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के द्वारा अभी एक ऐप भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम था सी घाट। ये ऐप भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। छत्तीसगढ़ के अंदर अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी देने वाला भारत का पहला राज्य भी कौन बन गया है? तो ये भी छत्तीसगढ़ बन गया है। ये भी बात आप छत्तीसगढ़ से संबंधित याद रखिएगा। इसमें क्या होगा, इस योजना के तहत राज्यों के किसानों को उनके धान की फसल पर काफ़ी लाभ दिया जाएगा और समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का लाभ मुहैया इसमें कराया जाएगा, और ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी इसमें, और जिससे गरीबी के स्तर में काफ़ी कमी आएगी। और मैं एक बात और बता दूं, भारत सरकार ने 2021 तक किसानों की जो आय है उसको दोगुनी करने का फैसला लिया है। छठा प्रश्न है हमारा, किस केंद्रीय योजना के तहत हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी घरों को नल कनेक्शन देने का ऐलान किया है? हरियाणा और जम्मू कश्मीर, इन दोनों राज्यों के अंदर एक योजना लागू की गई है। इस योजना का नाम क्या है? इसका नाम है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, इस योजना के अंतर्गत हरियाणा और जम्मू कश्मीर, इन दोनों राज्यों के अंदर सभी घरों को नल कनेक्शन देने का ऐलान किया गया है। इस योजना का नाम याद रखिएगा, जल जीवन मिशन। सातवां प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जिसको हम इंटरनेशनल म्यूजियम डे बोलते हैं, ये हाल ही में अभी कब मनाया गया? 15 मई को, 16 मई को, 17 मई को या 18 मई को? तो मैं बता दूं आपको, 18 मई के दिन जो है पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जिसको हम इंटरनेशनल म्यूजियम डे के नाम से जानते हैं, तो ये हम मनाते हैं 18 मई को। 18 मई के दिन एक और दिवस मनाया जाता है, ये भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। 18 मई के दिन हम मनाते हैं विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। देखो, एड्स दिवस अलग है, एड्स दिवस हम मनाते हैं 1 दिसंबर को, ठीक है। लेकिन आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, यानी कि जो एड्स की जो वैक्सीन होती है उसे बनाने का दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, ये हम मनाते हैं 18 मई को। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, ये भी 18 मई को मनाया जाता है। तो 18 मई को 2 दिवस आप याद रखिएगा, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, ये दोनों ही जो 18 मई को मनाया जाता है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है, तो मैं बता दूं आपको, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के जो वर्तमान में अध्यक्ष है उनका नाम है सुई ओकासी, ये नाम भी आप याद रखिएगा, सुई ओकासी, ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के भी वर्तमान में अध्यक्ष है, ठीक है। 8वां प्रश्न है हमारा, ओपेक जो पूरे एक प्रकार की संस्था है जो पूरे विश्व के अंदर तेल संबंधी समस्याओं का समाधान करती है। तो जो अभी ओपेक के गवर्नर थे जिनका नाम था हुसैन कंजमपोर अर्दीबिली, इनका नाम काफ़ी डिफिकल्ट है, याद रखिएगा आप, हुसैन कंजमपोर अर्दीबिली, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये किस देश के थे? तो ये ओपेक के गवर्नर थे। तो ये किस देश के थे आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, तो ये ईरान के थे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। ईरान के सदस्य देशों के अंतर्गत जितने भी ओपेक के जो पेट्रोलियम कंट्री के जो देश आते हैं, तो उनके गवर्नर थे ओपेक संस्था के, जिनका नाम था हुसैन कंजमपोर अर्दीबिली, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, ये ईरान के थे। 9वां प्रश्न है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जिसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर डे, ये प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है 17 मई को। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा आप। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस ये प्रतिवर्ष 17 मई को मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार कब मनाया गया था? इसको वर्ष 2005 में, मई 2005 में सबसे पहली बार मनाया गया था। तब से लेकर हर साल ये मई के अंदर 17 मई को मनाया जाता है। और इस साल विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2020 का विषय क्या है? ये मेजर यूअर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव्स लॉन्ग।
मेज़र योर ब्लड प्रेशर, यानी कि अपने ब्लड प्रेशर को मापो, कंट्रोल करो, इट लिव लॉन्ग, और लंबे समय तक जियो। यह विषय विश्व की आबादी में जो उच्च रक्तचाप है, जिसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है, ठीक है। और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन की जो वर्तमान में अध्यक्ष है, उनका नाम है अल्टा शुट्टे। और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन कब स्थापित किया गया था, तो ये 1966 में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। करंट अफेयर्स का हमारा अंतिम प्रश्न है 20 मई का, उसके बाद हम स्टडी जीके के 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की है, तो ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है भारत का, जिसके वर्तमान मंत्री नितिन गडकरी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, इसके द्वारा भी हाल ही में चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की गई है, ये याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे स्टडी जीके के क्वेश्चन की। स्टडी जीके में आज मैंने साइंस के जो है 2 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो इसमें पहला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। प्रक्षालन मशीन, जिसको हम वॉशिंग मशीन के नाम से जानते हैं, ठीक है, प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत इनमें से कौन सा है? अपकेंद्रण, अपोहन, प्रतिक्रमण, परासरण या फिर विसरण। तो जो प्रक्षालन मशीन होती है वॉशिंग मशीन फ्रेंड्स, ये वॉशिंग मशीन जो है ये अपकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को जो है इस पर लागू होता है, यानी कि ये सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण, इस सिद्धांत के माध्यम से जो है वॉशिंग मशीन कार्य करती है। और मैं बता दूं आपको, इसमें क्या होता है, अंदर से बाहर की ओर जो है एक प्रेशर लगता है, जिसके कारण जो है वो कपड़े वगैरह की सफाई होती है। तो प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली अपकेंद्रण पर आधारित है। इसके अलावा इसमें विसरण और एक परासरण का नाम आया, तो मैं बता दूँ परासरण में क्या होता है, उच्च सांद्रता से अणु निम्न सांद्रता की तरफ जाते हैं, परासरण में ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसी के अपोजिट होता है विसरण। तो विसरण और परासरण ये दोनों ही जो है बायोलॉजी के टर्म हैं। परासरण की डेफिनेशन कभी आपसे पूछ ले और विसरण की डेफिनेशन कभी आपसे पूछ ले, तो मैं दोनों बता देता हूँ। परासरण में जो है अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाते हैं, याद रखिएगा, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अगर अणु जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं परासरण। और विसरण में क्या होता है, अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाते हैं, इस घटना को हम बोलते हैं विसरण। और फ्रेंड्स विसरण जो होता है ये गैसों का गुण है, जबकि परासरण जो होता है ये विलयन का गुण है, ठीक है। और हालांकि ये दोनों क्वेश्चन अलग है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है तो मैंने आपको बता दिया अपकेंद्रीकरण। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको परासरण और विसरण के बारे में भी बता दिया है। पुनः एक बार मैं आपको परासरण की परिभाषा बता देता हूँ। जब किसी विलयन के अणु जो है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं परासरण, और अधिक सांद्रता से अगर कम सांद्रता की तरफ अणु जा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं विसरण, ठीक है। और हालांकि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वॉशिंग मशीन, जिसको हम प्रक्षालन मशीन बोलते हैं, की कार्य प्रणाली का सिद्धांत इनमें से कौन सा है, तो यह है अपकेंद्रीकरण। प्रश्न क्रमांक 12 है हमारा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखिएगा। वायु शक्ति, जिसको हम विंड पावर के नाम से जानते हैं, में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित किया जाता है? तो जो बहती हुई हवा वगैरह होती है उसको हम बोलते हैं वायु शक्ति। विंड पावर जो पवन चक्की वगैरह होती है तो उसमें ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो उसमें गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित किया जाता है। और थोड़ा सा इसमें मैं आपको डिटेल बता दूं, आपने देखा होगा कई जगह ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर पवन चक्की वगैरह लगी हुई होती है, तो पवन चक्की के जो पंखे होते हैं उन पंखों से जो है हवा टकराती है, तो ये हवा गति में होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो इस गतिज ऊर्जा के माध्यम से पंखों को घुमाया जाता है और उससे टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो इसमें गतिज ऊर्जा को बदला जाता है विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। चलिए अब आज की क्विज़ का आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। आज सभी स्टूडेंट्स के लिए सवाल है, किस देश ने इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का जो FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप आयोजित किया गया था, ये किस देश के द्वारा जीता गया है? एक बार पुनः दोहरा देता हूँ मैं क्वेश्चन, किस देश ने इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप का जो एक खिताब जीता है? भारत ने, चीन ने, रूस ने या फिर पाकिस्तान ने? किस देश ने जीता है? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये था 20 मई के करंट अफेयर्स और स्टडी जीके का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो की PDF फाइल अगर आप चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी कि 20 तारीख की 11 बजे जो है उपलब्ध करा दी जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसके अलावा जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है इसका भी आंसर अगर आपको आता है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।